हमारी कहानी एक होशियार हाई स्कूल की लड़की से शुरू होती है, जिसके चारों तरफ पढ़ाई लिखाई वाला एक बहुत गंभीर माहौल रहता है। वो सभी मर्दों से बेहद नफरत करती है, क्योंकि उसका मानना है कि इंसानों के अस्तित्व में आने के बाद से ही मर्दों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रही है। और हमारे बेवकूफ बंदर जैसे दिमाग हमें किसी और चीज के बारे में सोचने ही नहीं देते, सिवाय रोमांस और प्लॉट बनाने के। मर्दों से उसकी यह नफरत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका पिता जापान का सबसे मशहूर लेखक है, जो बहुत ज्यादा रोमांस और संदिग्ध किस्म के नॉवल लिखता है। अगर तुम समझ रहे हो कि मेरा मतलब क्या है। इसी वजह से एओ को सभी मर्दों से गहरी नफरत है। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य है। वो खूब पढ़ाई करना चाहती है, ताकि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सके और अपने पिता और सभी मर्दों से दूर एक जिंदगी जी सके। लेकिन यह सब तब बदल जाता है जब उसकी मुलाकात बेहद आकर्षक रिच डेमन ताकुमी से होती है। ताकुमी उसकी क्लास का एक लोकप्रिय लड़का है, जो किसी वजह से हमेशा एओ के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन एओ हर बार उसे सीधे सीधे दूर जाने के लिए कह देती है, क्योंकि उसे ताकुमी का अच्छा लड़का बनने वाला नाटक साफ दिखाई देता है। उसे पता है कि ताकुमी का असली इरादा उसे अपने प्यार में गिराना है, ताकि आखिरकार दोनों एक साथ रोमांटिक रिश्ता शुरू कर सकें। इस बीच ताकुमी के दोस्त उसके एक और नाकाम कोशिश पर हंसते हैं, जब एओ क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। एओ पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला करती है। वहीं ताकुमी यह सोचने लगता है कि शायद एओ सच में उससे नफरत करती है। लेकिन उसके क्लासमेट उसे समझाते हैं कि एओ सिर्फ ताकुमी से नहीं, बल्कि किसी से भी ठीक से नहीं मिलती। जब एओ घर पहुंचती है, तो उसके पिता उसका स्वागत करते ही शिकायतें करना और गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार एओ उसके लिए उसका पसंदीदा डेजर्ट तैयार करती है, लेकिन इससे तो मर्दों के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ जाती है। फिर एओ अपने पिता से कहती है कि आज रात उसका किसी मर्द के आसपास रहने का बिल्कुल मन नहीं है। उसका पिता इसे किसी बिल्कुल अलग ही मतलब में समझ लेता है और उसकी मदद करने की योजना बनाने लगता है। अगले दिन एओ ताकुमी के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि उस लड़के के उस बिखरे हुए बालों के नीचे बहुत सारे रोमांटिक प्लॉट चल रहे होंगे। इसलिए वो फैसला करती है कि ताकुमी को उसकी पढ़ाई में और परेशान करने से रोकने के लिए उसे खुद हिम्मत करके साफ साफ बता देना चाहिए कि वो उससे बिल्कुल नफरत करती। बाद में जिम क्लास के दौरान उनके स्पोर्ट्स टीचर एओ को कहते हैं कि वो इन्फर्मरी जाकर ताकुमी को देखा है। ताकुमी के पैर में मोच आ गई थी। एओ को लगता है कि यह ताकुमी का दिल तोड़ने का बिल्कुल सही मौका है, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके छोटे कटाना का भी। जब एओ इन्फर्मरी पहुंचती है, तो वह देखकर हैरान हो जाती है कि ताकुमी उसे देखते ही शर्माने लगता है और अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। अचानक उसके लिए उसे दूर जाने के लिए कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तभी उसे फिर याद आता है कि सभी मर्द कितने घटिया होते हैं। इससे उसे दोबारा हिम्मत मिलती है और वह अपना प्लान पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो ताकुमी को सच बताने वाली होती है, उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। वहां उसका पिता खड़ा है और ऐसे संकेत दे रहा है कि उसे ताकुमी के साथ रोमांटिक प्लॉट आगे बढ़ाना चाहिए। घबराहट में एओ अचानक ताकुमी के ऊपर कूद जाती है, ताकि ताकुमी की नजर उसके पिता पर न पड़े। लेकिन इससे तो ताकुमी को और भी बेहतर नजारा मिल जाता है। इसके बाद दोनों साफ तौर पर घबराए हुए होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने में भी शर्म महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही एओ फिर से ताकुमी को अपनी नफरत के बारे में बताने की हिम्मत जुटाती है, उसका पिता ऑपरेशन मेलोन ड्रॉप शुरू कर देता है और अचानक अपनी ही बेटी के रोमांटिक प्लॉट को ताकुमी के सामने उजागर कर देता है। लेकिन कहानी में एक हैरान करने वाला मोड़ आता है। एओ की उम्मीद के बिल्कुल उलट, ताकुमी उस पर झपटने के बजाय पहले उसे ढक देता है और फिर तुरंत उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। उस पल एओ इतनी हैरान हो जाती है कि ताकुमी ने उसकी सोच के मुताबिक किसी बंदर की तरह व्यवहार नहीं किया। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। वो इस अचानक हुए प्यार के इजहार से पूरी तरह घबरा जाती है। घर वापस जाते समय भी एओ को ठीक से याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। उसे यह भी समझ नहीं आता कि ताकुमी को क्या जवाब दे, क्योंकि अभी भी उसे शक है कि ताकुमी के इरादे सच में अच्छे हैं या नहीं। अगली सुबह भी एओ इसी सोच में डूबी रहती है कि ताकुमी से क्या कहे। तभी वो एक शानदार योजना बनाती है। वो अपना रूप इतना बदलने का फैसला करती है कि ताकुमी को वो बिल्कुल आकर्षक न लगे। लेकिन अगले दिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट होता है। हर कोई उसके नए लुक को पसंद करने लगता है और ताकुमी तो पहले से भी ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। पढ़ाई में डूबी हुई एओ समझ जाती है कि उसका प्लान बुरी तरह फेल हो गया है। इसलिए वो फिर से अपना तरीका बदलने का फैसला करती है। अब वो खुद को एक साधारण हरम मेन कैरेक्टर की तरह बदसूरत दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ताकुमी अचानक वहां आ जाता है और कुछ ही देर में दोनों अकेले छत पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। लगातार चल रहे इस ड्रामे से थका हुआ ताकुमी धीरे धीरे ऊँघने लगता है। एओ को लगता है कि यह ताकुमी की कुछ निजी चीजें देखने का बिल्कुल सही मौका है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाती है। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके विजार्ड स्टाफ को पकड़ने वाली होती है, ताकुमी उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। तभी एओ को ताकुमी के हाथ का आकार नजर आता है। उसके हाथ इतने बड़े देखकर एओ निष्कर्ष निकालती है कि उसकी बाकी चीजें भी शायद उतनी ही बड़ी होंगी, और वो बिना सोचे बोल देती है कि वह ताकुमी को डेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर इतनी जगह ही नहीं है। तुम लोगों को सच में भगवान से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ताकुमी उसकी बात का बिल्कुल अलग मतलब समझ लेता है।
वो जवाब देता है कि कोशिश किए बिना कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। एओ इसे फिर से रोमांटिक रिश्ते की तरफ बढ़ने की बात समझ लेती है। उसका दिमाग अब पूरी तरह एक ही दिशा में जा चुका है, इसलिए वो कहती है कि वह इस बारे में सोचकर जवाब देगी। घर वापस आने के बाद एओ के पिता उसकी नई रिलेशनशिप में मदद करने के लिए उसे डेटिंग की किताबों का एक पूरा ढेर दे देते हैं, लेकिन एओ उन किताबों को तुरंत नष्ट कर देती है। अगले दिन एओ अभी भी पिछली रात हुई घटनाओं को लेकर उलझन में थी। खुद को शांत करने के लिए वो पढ़ाई करने बैठती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके हाथ में उसके पिता के सबसे अजीब और शर्मनाक नॉवेल्स में से एक है। इसी बीच ताकुमी एओ के पास आता है। वह उसके साथ पढ़ाई करना चाहता है और अपने हाथ में नई इंग्लिश की किताब लेकर आता है, लेकिन एओ अपने ही ख्यालों में इतनी खोई हुई होती है कि घबरा जाती है और गलती से अपनी किताब ताकुमी की किताब पर फेंक देती है। दोनों की किताबें गलती से आपस में बदल जाती हैं। ताकुमी को लगता है कि उसने शायद एओ को परेशान कर दिया है, इसलिए वो उससे माफी मांगता है, लेकिन एओ इतनी घबराई हुई होती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती। बाद में एओ को पता चलता है कि उसके हाथ में उसके पिता की किताब नहीं, बल्कि ताकुमी की किताब है। वह तुरंत ताकुमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। खुशकिस्मती से ताकुमी के जाने से पहले ही एओ उसे पकड़ लेती है। दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। एओ को लगता है कि ताकुमी ने उसके पिता की किताब देख ली होगी। उसे डर लगता है कि अब ताकुमी उसके बारे में कुछ गलत सोच रहा होगा, इसलिए वह अजीब तरीके से कहती है कि उन्हें यहां ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग उन्हें देख सकते हैं। लेकिन ताकुमी उसकी बात का बिल्कुल अलग मतलब समझता है। वो सोचता है कि एओ पढ़ाई के बारे में बात कर रही है और कहता है कि बाहर बैठकर पढ़ाई करना ठीक है। यह सुनकर एओ पूरी तरह हैरान हो जाती है। वो तुरंत उससे अपनी किताब वापस मांगती है। ताकुमी मजाक करते हुए किताब देने से मना करता है और कहता है कि एओ इतनी प्यारी है कि वह उसे थोड़ा परेशान किए बिना रह ही नहीं सकता। आखिरकार ताकुमी उसे किताब वापस कर देता है और बाद में साथ में इंग्लिश पढ़ने का सुझाव देता है। तभी एओ को समझ आता है कि ताकुमी ने उसके पिता की किताब खोली तक नहीं थी। अपनी पिछली बातों को याद करके एओ शर्म से पानी पानी हो जाती और मामला यहीं खत्म नहीं होता। उस रात एओ आने वाली स्कूल ट्रिप को लेकर परेशान होती है। उसे डर होता है कि ताकुमी के साथ फिर कोई अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन उसके पिता उसे स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। वह मन ही मन उम्मीद कर रहा होता है कि शायद एओ को अपनी किताबों जैसी रोमांटिक स्थिति का अनुभव करने का मौका मिल जाए। अगले दिन स्कूल ट्रिप के दौरान एओ बहुत घबराई हुई होती है। उसे लगता है कि उसके क्लासमेट उसे ताकुमी के साथ किसी अजीब स्थिति में डाल देंगे। तभी अचानक उसकी मुलाकात ताकुमी से हो जाती है। एओ घबरा जाती है और उससे दूर जाने लगती है, क्योंकि ताकुमी को देखते ही उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। दूसरी तरफ ताकुमी को उसकी शर्मीली हरकतें बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन एओ की हरकतें उसके क्लासमेट्स की नज़र से बच नहीं पाती। वे तुरंत उसके आसपास जमा होकर पूछने लगते हैं कि उसके और ताकुमी के बीच आखिर चल क्या रहा है। एओ उनसे बचकर भागती है, लेकिन गलती से गलत कमरे में घुस जाती है। तभी ताकुमी के दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। एओ घबराकर एक अलमारी में छिप जाती है। उसके दोस्त कुछ ड्रिंक्स लेने बाहर चले जाते हैं और ताकुमी कमरे में अकेला रह जाता है। जब ताकुमी अलमारी खोलता है तो अंदर एओ को देखकर हैरान रह जाता है। एओ इतनी अजीब जगह पर छिपी होती है कि ताकुमी को समझ ही नहीं आता कि वह वहां पहुंची कैसे। बाहर निकलते समय ताकुमी गलती से एओ को और शर्मिंदा कर देता है। एओ लड़खड़ाकर सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। उसी समय बाकी लोग वापस आ जाते हैं। एओ तुरंत घबराकर कहती है कि मामला वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। बाद में रात को सभी लोग एक टेस्ट ऑफ करेज करने के लिए इकट्ठा होते हैं। लड़कियां एक चाल चलती हैं ताकि एओ और ताकुमी कुछ समय अकेले साथ रहें। वे दोनों को अकेला छोड़ने की योजना बनाती हैं, लेकिन चलते समय एओ को अचानक बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। जैसे ही वह जाने वाली होती है, उसे अचानक किसी रहस्यमयी चीज के छूने का एहसास होता है। एओ बुरी तरह डर जाती है और वापस ताकुमी के पास भागती है। ताकुमी बहादुरी से बाहर जाकर पता लगाता है कि वहां कोई भूत या अलौकिक चीज नहीं थी, लेकिन तभी ताकुमी देखता है कि एओ की स्कर्ट ठीक से नीचे नहीं है। वह उसे इशारे से बताने की कोशिश करता है, लेकिन एओ उसकी बात का गलत मतलब समझ लेती है। उसे लगता है कि ताकुमी उसके बारे में कुछ और कह रहा है। एओ बहुत शर्मिंदा हो जाती है और तुरंत वहां से भागने लगती है। ताकुमी उसे रोकता है और अपनी जैकेट उसे दे देता है ताकि वह खुद को ढक सके, लेकिन एओ फिर उसकी बात गलत समझ लेती है और भी ज्यादा घबरा जाती है। भागते समय उसका पैर मुड़ जाता है और वह गिर जाती है। ताकुमी तुरंत उसकी मदद करता है। इस बार वह बिल्कुल गंभीर होकर कहता है कि एओ उसके लिए बहुत खास है। एओ को लगता है कि आखिरकार दोनों के बीच कोई रोमांटिक पल आने वाला है, लेकिन ताकुमी बस उसकी मदद करने के लिए अपनी जैकेट उसके ऊपर रखता है और उसे बताता है कि उसकी स्कर्ट काफी देर से ऊपर उठी हुई थी। एओ ये सुनकर पूरी तरह चुप हो जाती है। कुछ समय बाद कहानी हमें अतीत में ले जाती है। एक छोटी एओ को उसके क्लासमेट्स लगातार परेशान करते दिखाई देते हैं। वे हर दिन उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा एओ का बचाव करता था।
वर्तमान में एओ एक बुरे सपने से अचानक जाग जाती है। तभी उसका पिता कमरे में आता है और उसे एक चिट्ठी देता है। एओ चिट्ठी खोलती है तो उसमें ताकुमी की एक लड़की के साथ करीब खड़े होने की तस्वीर होती है। एओ यह देखकर हैरान रह जाती है और मामला और भी खराब हो जाता है जब उसका पिता बताता है कि तस्वीर वाली लड़की ही वो लड़की है जिसने उसे यह चिट्ठी दी थी। अब एओ के अंदर जलन शुरू हो जाती है। स्कूल में वो सोचती रहती है कि कहीं उसे ताकुमी को किसी दूसरी लड़की के साथ बांटना न पड़े। बाद में जब एओ ताकुमी को देखती है तो उसे वो पहले से भी ज्यादा अच्छा लगता है। पास खड़ी लड़कियां भी उसकी तारीफ करती हैं और कहती हैं कि एओ का बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम और एथलेटिक है। एओ तुरंत इनकार कर देती है, लेकिन तभी ताकुमी का एक दोस्त अचानक वहां आ जाता है और ताकुमी को चिढ़ाने लगता है कि वो इतना हैंडसम है कि उसे सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। एओ की जलन तुरंत बढ़ जाती है। वो ठंडी आवाज में ताकुमी से कहती है कि अब उससे कभी बात न करे। फिर वो वहां से चली जाती है और फैसला करती है कि अब वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई के लिए समर्पित करेगी। बाद में एओ अपना दुख कम करने के लिए केक खाने लगती है, लेकिन ताकुमी और उस लड़की की तस्वीर याद आते ही उसका गुस्सा फिर बढ़ जाता है। वो तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देने का सोचती है। तभी मियाबी वहां आ जाती है, वही लड़की जो तस्वीर में ताकुमी के साथ थी। मियाबी एओ की पुरानी क्लासमेट भी है। वह बताती है कि वह उस ग्रुप डेट में ताकुमी के साथ थी, लेकिन फिर वह एक बड़ा राज बताती है। उस डेट के दौरान ताकुमी ने मियाबी से कहा था कि वह एओ को पसंद करता है। ताकुमी की ईमानदारी मियाबी को बहुत अच्छी लगती है और अब मियाबी खुद ताकुमी को पसंद करने लगी है। वह एओ से सीधे पूछती है कि क्या वह ताकुमी को उसे दे सकती है। मियाबी यह भी कहती है कि उसे एओ जैसी लड़कियां समझ नहीं आती, जिन्हें इतना अच्छा लड़का पसंद करता है लेकिन वे खुद अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाती। तभी एओ को ताकुमी का फोन आता है। ताकुमी जल्दी से समझाता है कि वह उस ग्रुप डेट में अपनी मर्जी से नहीं गया था। वह एओ से माफी मांगता है, लेकिन एओ कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार वे आधिकारिक रूप से डेट भी नहीं कर रहे हैं। वह सोचती है कि शायद ताकुमी सिर्फ उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। ताकुमी यह सुनकर दुखी और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अब वह एओ से कभी बात नहीं करेगा। फिर फोन काट देता है। दोनों अंदर से टूट जाते हैं। हालांकि बाद में पता चलता है कि ताकुमी और मियाबी वाली तस्वीर असल में फोटोशॉप की गई थी। अगले दिन ताकुमी अपनी बात पर कायम रहता है और एओ से दूरी बनाने लगता है, और मामला तब और खराब हो जाता है जब एओ देखती है कि मियाबी हर मौके पर ताकुमी के करीब जाने की कोशिश कर रही है। एओ अपने पिता से पूछती है कि लड़के आमतौर पर किसी लड़की में रुचि क्यों खो देते हैं। उसका पिता जवाब देता है कि जब लड़की लड़के की भावनाओं पर शक करने लगे तो लड़का उससे दूर हो सकता है। ये सुनकर एओ फिर घबरा जाती है। कुछ समय बाद एओ और उसका पिता साथ में एक स्थानीय मेले में जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन एओ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर ताकुमी और मियाबी पर पड़ती है। दोनों साथ में होते हैं और साफ लग रहा होता है कि वे डेट पर आए हैं। और जैसे इतना काफी नहीं था, पूरी डेट के दौरान मियाबी एक अजीब सी डेटिंग गाइड को फॉलो करती रहती है। और मजेदार बात यह है कि वो गाइड असल में एओ के पिता ने ही लिखी थी। इसके बाद ताकुमी और एओ किसी तरह एक हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं। अंधेरा इतना ज्यादा होता है और डरावनी आवाजें लगातार आ रही होती हैं कि दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते। जैसे जैसे वे उस डरावने घर के अंदर आगे बढ़ते हैं, दोनों अपने अपने पसंदीदा इंसान की तारीफ करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से ज्यादा अपने क्रश की तारीफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बिजली चमकती है और दोनों आखिरकार एक दूसरे का चेहरा देख लेते हैं। एओ को लगता है कि ताकुमी अभी तक मियाबी की तारीफ कर रहा था। वहीं ताकुमी को लगता है कि एओ किसी नए लड़के के साथ डेट पर आई हुई है। दोनों तुरंत गुस्से में वहां से चले जाते हैं। उनके बीच इतनी अजीब खामोशी छा जाती है कि वहां मौजूद डरावने राक्षस भी असहज महसूस करने लगते हैं। बाद में मियाबी एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वह ताकुमी से एओ के बारे में तरह तरह की बातें करने लगती हैं। वो कहती है कि एओ ऐसी लड़की है जिसके पीछे हमेशा बहुत सारे लड़के घूमते रहते हैं और जो लगातार एक लड़के से दूसरे लड़के की तरफ चली जाती है। अचानक मियाबी ताकुमी के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है और सीधे उसके गले लग जाती है। उसी समय एओ दूर से यह सब देख लेती है और ड्रामा तो जैसे किस्मत में लिखा था। एओ अपनी आंखों के सामने ताकुमी और मियाबी को होटल के अंदर जाते हुए देखती है। उस रात एओ नहाने के लिए जाती है, लेकिन आराम करने के बजाय उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि होटल में ताकुमी और मियाबी क्या कर रहे होंगे। इन विचारों की वजह से वो इतनी परेशान हो जाती है कि गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। तभी अचानक ताकुमी वहां पहुंच जाता है। शायद उसने किसी तरह तुरंत वहां पहुंचने की तकनीक इस्तेमाल की थी। जब एओ को होश आता है तो वो बहुत उलझन में पड़ जाती है। वो सोचती है कि ताकुमी यहाँ क्या कर रहा है। उसे तो मियाबी के साथ होटल में होना चाहिए था, लेकिन ताकुमी कुछ समझा पाता उससे पहले ही एओ के पिता कमरे में आ जाते हैं। वो बताते हैं कि ताकुमी एओ का हाल पूछने आया था और उन्होंने ताकुमी से एओ को उठाकर ले जाने में मदद भी करवा ली थी, लेकिन एओ अभी भी गुस्से में थी। वह तुरंत ताकुमी पर गुस्सा करती है और उसे एक ऐसा लड़का समझती है जो एक साथ दो लड़कियों के साथ खेल रहा है। वह उससे कहती है कि वापस होटल जाओ और मियाबी के साथ रहो।
ताकुमी खुद को शांत रखते हुए समझाता है कि वह और मियाबी होटल में आराम करने गए जरूर थे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ इसलिए अंदर जाने नहीं दिया गया क्योंकि वे दोनों स्टूडेंट थे। बाहर इंतजार करते समय ताकुमी ने एओ के बारे में मियाबी से बात की। यह सुनते ही मियाबी गुस्से में वहां से चली गई, लेकिन एओ को अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। ताकुमी कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये कहने के तुरंत बाद वह शर्म के मारे वहां से भाग जाता है। एओ उसे जाते हुए देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। अगले दिन स्कूल में बाहर तेज बारिश और तूफान चल रहा होता है, लेकिन एओ को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वह खुशी से लगभग उछल रही होती है। उसे लगता है कि अब वो ताकुमी से ज्यादा अनुभवी है, क्योंकि उसके पास उसके पिता का ज्ञान है। बाद में एओ और ताकुमी साथ में इंग्लिश पढ़ने के लिए एक कैफे जाते हैं, लेकिन वहां अचानक एक मजेदार समस्या हो जाती है। ताकुमी एओ को प्रभावित करने के लिए इंग्लिश में कुछ ऐसा बोल देता है जिसका मतलब काफी अजीब होता है। एओ का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है, लेकिन ताकुमी को बिल्कुल पता नहीं होता कि उसने क्या कह दिया है। और फिर पता चलता है कि जिस इंग्लिश किताब से वह पढ़ रहा था वह भी एओ के पिता की किताबों में से एक थी। घर वापस जाते समय उनकी बातचीत धीरे धीरे अजीब विषयों तक पहुंच जाती है। अब एओ को लगता है कि उसके पास ताकुमी पर बढ़त है, इसलिए वो थोड़ा घमंड करने लगती है। लेकिन जब ताकुमी कैजुअली कहता है कि उसके जैसी लड़की के लिए बड़े लोगों वाली बातें शायद कोई नई बात नहीं होंगी, तो एओ घबरा जाती है। वह तुरंत बोल देती है कि नहीं, वह भी ताकुमी जितनी ही अनुभवहीन है। लेकिन ताकुमी कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही एओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से भाग जाती है। बाद में जब एओ दोबारा कैफे पहुंचती है तो मियाबी वहां आराम से कॉफी पी रही होती है। मियाबी सोचती है कि शायद एओ उसे रिजेक्ट किए जाने पर चिढ़ाने आई है, लेकिन एओ ऐसा कुछ नहीं करती। इसके बजाय वो सीधे मियाबी को गले लगा लेती है और कबूल करती है कि वह ताकुमी जैसे लड़कों से बहुत डरती है। मियाबी यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। अगले दिन एओ को बहुत शर्म आती है कि ताकुमी को उसका सबसे बड़ा राज पता चल गया है, कि उसे रिश्तों के मामले में बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। उधर उसका पिता अपनी ही दुनिया में खोया हुआ होता है। वो झरने के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा होता है, बिल्कुल किसी साहित्यिक साधु की तरह। वह अपने अगले नॉवेल के लिए नए आइडिया सोच रहा होता है। तभी याबे वहां आता है। याबे एओ के पिता का एडिटर और पुराना दोस्त है। वह ऐसा दिख रहा होता है जैसे कई रातों से सोया ही न हो, क्योंकि वह नए नॉवेल का इंतजार करते करते परेशान हो चुका है। लेकिन याबे कहता है कि कोई बात नहीं। इसके बजाय वह एओ और उसके पिता को एक मीट फेस्टिवल में जाने के लिए बुलाता है, जहां हर तरफ नए नए रोमांटिक प्लॉट बनने वाले होते हैं। फेस्टिवल में एओ की अचानक मियाबी से मुलाकात हो जाती है। एओ यह देखकर हैरान होती है कि मियाबी वहां काम कर रही है, लेकिन मियाबी तुरंत एओ से कहती है कि वो इस तरह की जगह पर बिल्कुल फिट नहीं बैठती। तभी ताकुमी वहां आ जाता है। एओ को पता चलता है कि वह मियाबी के साथ ही काम कर रहा है। एओ की जलन तुरंत बढ़ जाती है, खासकर तब जब वह सुनती है कि ताकुमी मियाबी को उसके पहले नाम से बुला रहा है, जबकि एओ को वो अब भी बहुत औपचारिक तरीके से बुलाता है। थोड़ी देर बाद याबे भी वहां पहुंच जाता है। मियाबी की नजर याबे पर पड़ती है और उसे वो काफी हैंडसम लगता है। लेकिन तभी याबे एओ को उसके पहले नाम से बुलाता है और अपना परिचय उसके पिता के पार्टनर के रूप में देता है। ताकुमी ये देखकर साफ तौर पर परेशान हो जाता है। वो याबे को चेतावनी देता है कि वो एओ के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रहा है, लेकिन याबे सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है कि उसका और एओ का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। ये सुनकर ताकुमी और भी ज्यादा जलने लगता है। इससे पहले कि मामला और बिगड़े, मियाबी ताकुमी को वापस काम पर खींच ले जाती है। याबे उन्हें जाते हुए देखता है और एओ से कहता है कि वे दोनों एक बहुत अच्छी जोड़ी लगते हैं। ये सुनकर एओ अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उधर ताकुमी काम की जगह पर भी एओ और याबे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। मियाबी उसे खुश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। दूसरी तरफ एओ भी ताकुमी और मियाबी को एक जोड़ी के रूप में सोचने में इतनी खो जाती है कि वह याबे से अलग हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि याबे कहाँ चला गया। जैसे ही वो घबराने लगती है, उसकी मुलाकात ताकुमी से हो जाती है। ताकुमी उस समय ब्रेक पर होता है। वह मौका मिलते ही एओ से पूछता है कि उसके और याबे के बीच आखिर कितनी नजदीकी है। लेकिन तभी याबे वापस आ जाता है और कहता है कि अब घर जाने का समय हो गया है। उन्होंने एओ के पिता की किताब के लिए काफी नया मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। तभी ताकुमी अचानक हिम्मत जुटाता है। वह एओ का हाथ पकड़ता है और पहली बार उसे उसके पहले नाम से बुलाता है। एओ यह सुनकर बुरी तरह शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन ताकुमी यही नहीं रुकता। वह अचानक एओ को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसे लेकर भागने लगता है। लगता है कि लगातार चल रहे इस ड्रामे ने आखिरकार उसका दिमाग भी थोड़ा खराब कर दिया है। बाद में पास के एक पार्क में ताकुमी आखिरकार शांत होता है। वह एओ से कहता है कि वह उनके बीच की यह अजीब दूरी और तनाव अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वह पूरी गंभीरता से एओ के करीब जाता है और साफ शब्दों में कहता है, मैं तुम्हें अपने प्यार में डालकर ही रहूंगा। अगले दिन एओ को पता चलता है कि उसके ग्रेड बहुत ज्यादा गिर गए हैं। यह देखकर उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि वह वहीं बेहोश हो जाती है।
गर्मियों का समय आता है और एओ एक ऐसे होटल में कमरा बुक करती है जो अपने शांत माहौल और पढ़ाई के लिए मशहूर है। उसका मकसद बस एक ही है, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना और अपने ग्रेड सुधारना। लेकिन जैसे ही वो होटल में आराम से बैठकर पढ़ाई शुरू करने वाली होती है, ताकुमी अचानक वहां आ जाता है। एओ उसे देखते ही लगभग फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन इस बार वजह सदमा नहीं, बल्कि ताकुमी का आकर्षक और काफी फिट शरीर होता है। ताकुमी एओ को बीच पर चलकर मस्ती करने के लिए बुलाता है। एओ साफ मना कर देती है क्योंकि वह किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती। लेकिन तभी मियाबी अचानक वहां आ जाती है और पता नहीं क्यों एओ अपना फैसला बदल देती है और बीच पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। एओ ने स्विमसूट भी नहीं लिया था क्योंकि उसका प्लान 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई करना था। इसलिए वह मियाबी के साथ एक अच्छा स्विमसूट खरीदने निकल जाती है। लेकिन एओ जो स्विमसूट चुनती है वह इतना ज्यादा साधारण होता है कि उसमें किसी लड़के का ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए मियाबी उसे बदलने के लिए मजबूर करती है और एक थोड़ा ज्यादा आकर्षक स्विमसूट चुनवाती है। कुछ देर बाद एओ अपना नया स्विमसूट पहनकर ताकुमी के सामने आती है। उसे देखते ही ताकुमी इतना हैरान हो जाता है कि कुछ देर के लिए उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। इसके बाद दोनों बीच पर चले जाते हैं। समुद्र में मस्ती करते समय एओ हिम्मत करके ताकुमी से पूछती है कि वह मियाबी को उसके पहले नाम से क्यों बुलाता है। ताकुमी समझाता है कि वह पहले से एक और लड़की को जानता है जिसका वही सरनेम है। इसलिए वह दोनों को अलग अलग पहचानने के लिए मियाबी को उसके पहले नाम से बुलाता है। लेकिन एओ इस जवाब से संतुष्ट नहीं होती। वह असल में ताकुमी से अपनी तारीफ सुनना चाहती थी। इसलिए वह उससे अपने स्विमसूट के बारे में उसकी राय पूछती है। ताकुमी बिना किसी झिझक के कह देता है कि एओ इसमें बहुत अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी कि वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा लड़का उसे देखे, बल्कि वो चाहता है कि एओ कोई पुराने जमाने वाला स्विमसूट पहने। ये सुनकर एओ का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। इसलिए वह घबराकर बोल देती है कि इस समय वे दोनों यहां अकेले हैं। उसे पता ही नहीं होता कि उनके दोस्त दूर से दोनों को छिपकर देख रहे हैं। जैसे ही एओ को अपनी बात का मतलब समझ आता है, उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है। वह तुरंत ताकुमी से दूर जाने लगती है। लेकिन ताकुमी उसके पीछे आता है और पूछता है कि क्या अब वह तैयार है। एओ का दिमाग तुरंत गलत दिशा में दौड़ने लगता है। उसे लगता है कि आखिरकार ताकुमी उसके साथ आगे बढ़ने वाला है और दोनों एक नई दुनिया में कदम रखने वाले हैं। इसलिए एओ शर्माते हुए कह देती है कि वह तैयार है। लेकिन तभी ताकुमी उसे उठाकर वापस किनारे की तरफ ले जाने लगता है। तभी एओ को समझ आता है कि ताकुमी का मतलब सिर्फ इतना था कि क्या वह बीच से निकलकर वापस पढ़ाई करने के लिए तैयार है। एओ पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे ताकुमी की इस बेवकूफ़ी पर गुस्सा आता है और साथ ही खुद पर भी, क्योंकि उसका दिमाग फिर गलत दिशा में चला गया था। उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया उसके साथ मजाक कर रही है। पूरा दिन एओ गुस्से में रहती है और आखिरकार वो एक भी किताब नहीं खोल पाती। रात भर वो यही सोचती रहती है कि ताकुमी ने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। उसे लगता है कि उसने ताकुमी को इतने मौके दिए हैं कि अगर वो उसकी जगह होता तो अब तक कई बार आगे बढ़ चुका होता। तभी उसके दिमाग में एक शरारती योजना आती है। वो सोचती है कि ताकुमी के अंदर छिपे शरारती लड़के को बाहर निकालेगी और जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ेगा, एओ उसे खुद मना कर देगी। अगले दिन एओ ऐसी हर चीज इकट्ठी करने लगती है जो ताकुमी के मूड को बदल सकती हो। लेकिन तभी उसके पिता रसोई में आ जाते हैं। संदिग्ध चीजें देखकर वो तुरंत समझ लेते हैं कि एओ कुछ गलत योजना बना रही है और एक अच्छे पिता की तरह वो उसमें एक खास चीज मिला देते हैं। अगले दिन एओ ताकुमी को पिकनिक पर बुलाती है। लेकिन ताकुमी अपने फुटबॉल मैच में बुरी तरह हारने के बाद बहुत उदास होता है। साइड में खड़ी लड़कियां एओ को उसे जाकर खुश करने के लिए कहती हैं और वे खुद कराओके के लिए चली जाती हैं। अब एओ और ताकुमी आखिरकार अकेले होते हैं। एओ अपनी योजना शुरू करती है और ताकुमी को अपने हाथों से बनाया हुआ खाना देती है। खाना खाते ही ताकुमी का मूड तुरंत बेहतर हो जाता है। लेकिन तभी वो अचानक एओ की तरफ बढ़ता है और कहता है कि उसे पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक उसे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि दोनों आखिरकार उस पल के बहुत करीब पहुंच गए हैं जिसका एओ इतने समय से इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी ताकुमी पीछे हट जाता है। वो एओ से कहता है कि उसे चले जाना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। एओ इतनी निराश होती है कि उसके मुंह से अचानक निकल जाता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि ताकुमी ने फिर ऐसा नहीं किया। ताकुमी शर्माते हुए कबूल करता है कि वो भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सिर्फ तब जब उनके बीच सच्चा प्यार हो। ये शब्द एओ के दिल को छू जाते हैं। उसे एहसास होता है कि वह ताकुमी की इतनी परवाह करने लगी है कि अब वो किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे पा रही। इसलिए वह खुद को मजबूत बनाती है और ताकुमी से कहती है कि उसे दोबारा डेट पर जाने के लिए न पूछें, क्योंकि अभी उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। उस रात एओ अपने फैसले को लेकर बहुत दुखी होती है, लेकिन खुद को समझाती है कि शायद यही दोनों के लिए सही है। वो अपने पिता की एक खास गुड़िया को गले लगाकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। उधर ताकुमी पूरी रात किताब में डूबा रहता है। वह ठान लेता है कि वह एओ के साथ उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा। अगले दिन स्कूल में एओ ये देखकर हैरान रह जाती है कि ताकुमी ने उससे पूरी तरह बात करना बंद कर दिया है। हालांकि ऐसा करने के लिए उसने खुद ही उससे कहा था।
लेकिन अब जब ताकुमी उसे एक अजनबी की तरह नजरअंदाज करता है तो एओ का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और आने वाली परीक्षा की पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहती है। घर लौटने के बाद वो याबे के साथ पढ़ाई शुरू करती है, लेकिन उसका दिमाग बार बार ताकुमी के बारे में सोचने लगता है। वो एक मिनट भी ठीक से ध्यान नहीं लगा पाती। याबे उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि एओ को थोड़ी सजा की जरूरत है, इसलिए वो उसे एक बेहद शर्मनाक मेड आउटफिट पहनने के लिए मजबूर कर देता है। उस रात ताकुमी एओ के घर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात याबे से होती है, जो उसे चेतावनी देता है कि एओ पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसे परेशान मत करना। लेकिन ताकुमी कहता है कि उसे पता है कि वह एओ को परेशान कर रहा है, फिर भी वो बस एक बार और उससे मिलना चाहता है। अगर एओ ने इस बार भी उसे मना कर दिया तो वह हमेशा के लिए पीछे हट जाएगा। ताकुमी की बात सुनकर याबे उसकी सच्चाई और हिम्मत से प्रभावित हो जाता है और उसे अंदर जाने देता है। ताकुमी एओ के कमरे में पहुंचता है। एओ की हालत देखकर उसे एहसास होता है कि शायद उसकी वजह से एओ अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इसलिए ताकुमी फैसला करता है कि वह अब एओ को परेशान नहीं करेगा। वह उससे कहता है कि क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए अब वह उससे दूर रहेगा। यह कहकर ताकुमी जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन एओ के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि वह ताकुमी को खोना नहीं चाहती। आखिरकार वह उसे रोक लेती है और जाने से मना करती है। यह सुनकर ताकुमी का चेहरा खुशी से खिल उठता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ देर बाद दोनों के बीच माहौल काफी रोमांटिक हो जाता है। ताकुमी एओ से उसके लंच बॉक्स को खोलने की इजाजत मांगता है। एओ शर्माते हुए उसे इजाजत दे देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और ऐसा लगता है कि अब उनका रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। लेकिन तभी एओ के पिता अचानक पूरा पल रिकॉर्ड कर लेते हैं। ताकुमी शर्म से परेशान होकर माफी मांगता है, लेकिन एओ के पिता उसे समझाते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि प्यार में पड़े युवा कैसे होते हैं। इसके बाद ताकुमी एओ से कहता है कि अब उनके बीच पहले से ज्यादा नजदीकी हो गई है और उसके पास एओ से पूछने के लिए एक जरूरी बात है। एओ का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि शायद ताकुमी अब उसे प्रपोज करने वाला है, इसलिए वो बिना सवाल पूरा सुने ही तुरंत हाँ बोल देती है। लेकिन तभी पता चलता है कि ताकुमी असल में उससे साथ में पढ़ाई करने की बात कर रहा था, ताकि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जा सकें। ताकुमी कहता है कि तब तक वह अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेगा। एओ थोड़ी निराश होती है, लेकिन फिर वो भी एक नया लक्ष्य बना लेती है। वह तय करती है कि वह अपने सारे एग्जाम्स में शानदार नंबर लाएगी और यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद ताकुमी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो जाती है। एओ को स्पोर्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ताकुमी चीयरलीडर बनने वाला है तो उसकी दिलचस्पी अचानक बढ़ जाती है। वह मन ही मन ताकुमी को चीयरलीडर की ड्रेस में देखने की कल्पना करने लगती है। स्कूल के बाद एओ घर जाकर अपने पिता को स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताती है। उसके पिता तुरंत कहते हैं कि वह भी फेस्टिवल में जाकर अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन एओ जानती है कि उसके पिता अक्सर अपनी हरकतों से उसे सबके सामने शर्मिंदा कर देते हैं, इसलिए वह साफ कह देती है कि वह नहीं चाहती कि उसके पिता फेस्टिवल में आए। दोनों के बीच बहस हो जाती है और वे गुस्से में अलग हो जाते हैं। इसके बाद कई दिनों तक दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। आखिरकार स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन आ जाता है। एओ थोड़ी उदास होती है क्योंकि उसके पिता वहां दिखाई नहीं दे रहे होते। उसे अपनी कही हुई बात पर पछतावा होने लगता है। तभी ताकुमी उसके पास आता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। एओ उसे बताती है कि उसकी अपने पिता से लड़ाई हो गई है। ताकुमी उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर एओ थोड़ा बेहतर महसूस करती है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। लेकिन जैसे ही एओ ताकुमी से विदा लेने वाली होती है, उसके पिता अचानक वहां पहुंच जाते हैं। एओ और उसके पिता एक दूसरे से दिल से माफी मांगते हैं और अपनी लड़ाई को भूलकर फिर से ठीक हो जाते हैं। अब एओ का मन हल्का हो चुका होता है। अपने पिता और ताकुमी की मौजूदगी से प्रेरित होकर एओ अपनी रेस में पूरी ताकत लगा देती है। वह रेस जीतने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड होती है। लेकिन उसके पिता हमेशा की तरह अपनी बेटी के बारे में कुछ एम्बैरेसिंग बातें चिल्लाने लगते हैं। ये सुनकर एओ और तेज दौड़ती है, सिर्फ इसलिए कि वह जल्दी से रेस खत्म करके अपने पिता को चुप करा सके। आखिरकार एओ रेस जीत जाती है। बाद में उसके पिता अस्पताल के इन्फर्मरी में पड़े होते हैं, क्योंकि एओ ने उनकी हरकतों के लिए उन्हें अच्छी खासी सजा दे दी थी। तभी ताकुमी वहां आता है। एओ के पिता मजाक में ताकुमी से पूछते हैं कि क्या उसे एओ के बारे में कही गई उनकी बातें पसंद आईं। ताकुमी शर्माते हुए हाँ कह देता है। यह सुनकर एओ शर्म से और खुशी से पूरी तरह भावुक हो जाती है। कुछ समय बाद एओ फिर से ओवरथिंकिंग करने लगती है। वह ताकुमी से कहती है कि शायद उन्हें अब साथ में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन असली वजह यह होती है कि एओ को डर है कि अगर वे अकेले साथ पढ़ते रहे तो उनका रिश्ता पढ़ाई से कहीं आगे न बढ़ जाए। ताकुमी उससे पूछता है कि क्या उसे उसके साथ अकेले रहने की चिंता है। एओ तुरंत मना कर देती है और कूल बनने की कोशिश करती है। तभी ताकुमी उसे वीकेंड पर अपने घर आकर पढ़ाई करने के लिए बुला लेता है। वह कैजुअली कहता है कि उस दिन घर पर कोई और नहीं होगा। यह सुनते ही एओ का दिमाग फिर गलत दिशा में दौड़ने लगता है। फिर भी वो उसके घर जाने के लिए हाँ कर देती है।
उस रात एओ घबराहट और एक्साइटमेंट में ऑनलाइन जाकर एक खास कपड़ा ऑर्डर कर देती है, ताकि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो वह तैयार रहे। अगले दिन पैकेज उसके घर पहुंच जाता है। उसके पिता पैकेज देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि एओ ने शायद ताकुमी के लिए कुछ खरीदा है। एओ शर्माते हुए सब कुछ डिनाई करती है, लेकिन इस बार उसके पिता की बात सही होती है। आखिरकार वीकेंड आ जाता है और एओ ताकुमी के घर पहुंच जाती है। दोनों बैठकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। काफी समय बीत जाता है, लेकिन ताकुमी की तरफ से कोई रोमांटिक मूव नहीं आता। एओ बेचैन होने लगती है। वह ताकुमी को इशारों में अपनी फीलिंग समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ताकुमी कुछ भी नहीं समझता। एओ फिर और साफ इशारे करने लगती है, लेकिन ताकुमी फिर भी अपनी किताबों में ही लगा रहता है। तभी ताकुमी एक आइडिया देता है। वह कहता है कि अगर दोनों एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाते हैं तो वे एक दूसरे से अपनी पसंद की कोई भी एक चीज मांग सकते हैं। एओ का दिमाग तुरंत तरह तरह की पॉसिबिलिटीज सोचने लगता है। वह उत्सुक होकर पूछती है कि ताकुमी उससे क्या मांगेगा, लेकिन ताकुमी का जवाब सुनकर एओ पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। ताकुमी कहता है कि वह बस चाहता है कि एओ उसके लिए फिर से लंच बनाए। एओ को समझ आता है कि अगर उसे ताकुमी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो पहले उसे एग्जाम्स पर ध्यान देना होगा। इसके बाद एओ पहले से भी ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने लगती है, लेकिन लगातार पढ़ाई करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बीमार पड़ जाती है और एग्जाम्स भी मिस कर देती है। इसका मतलब अब वो ताकुमी से अपनी पसंद की चीज मांग भी नहीं सकती। कुछ हफ्तों बाद एओ एक आइसक्रीम शॉप में जाती है। वहां उसकी मुलाकात मियाबी से हो जाती है, जो उसी शॉप में काम कर रही होती है। मियाबी तुरंत एओ से पूछती है कि इतने समय से ताकुमी के साथ रहने के बाद क्या उसने कोई कदम उठाया है। एओ दुखी होकर बताती है कि अब तक उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। मियाबी उसे सलाह देती है कि ताकुमी के पहले कदम का इंतजार मत करो। अगर वह सच में उसे पसंद करती है तो खुद उसे किस कर दे। घर जाते समय एओ इस बात को लेकर बहुत सोचती है। फिर वह फैसला करती है कि उसे ताकुमी की तरह थोड़ा ज्यादा इनोसेंट और सीरियस बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन वह फिर पूरी तरह पढ़ाई में लग जाती है। ताकुमी देखता है कि एओ पहले की तरह बेचैन और कंफ्यूज्ड है। वह उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है। एओ पहले बात छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वह सच बता देती है। वह शर्माते हुए कहती है कि उसे बुरा लग रहा है क्योंकि उनके बीच अभी तक एक किस भी नहीं हुआ। ताकुमी उससे पूछता है कि क्या वह किस करके देखना चाहती है। एओ शर्माते हुए हाँ कह देती है। दोनों करीब आते हैं, लेकिन किस होने से ठीक पहले ताकुमी रुक जाता है। उसे लगता है कि शायद दोनों अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस बार एओ खुद हिम्मत करती है और आगे बढ़कर ताकुमी को किस कर देती है। किस होते ही एओ इतनी खुश होती है कि उसे लगता है जैसे वो खुशी से बेहोश हो जाएगी। उस रात एओ अपने पिता के लिए खाना बनाते समय भी उसी फर्स्ट किस के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन ताकुमी एओ के पास आता है। एओ अभी भी पिछले दिन की वजह से बहुत शर्माई हुई होती है। वह सोचने लगती है कि ताकुमी किस करना इतना अच्छी तरह कैसे जानता है। उसके दिमाग में जेलसी आने लगती है और वो सोचती है कि शायद ताकुमी ने पहले भी किसी और लड़की को किस किया होगा। गुस्से और जेलसी में एओ वहां से चली जाती है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और होती है। ताकुमी का वो पहला किस था। उसने बस अपने तकिए के साथ प्रैक्टिस की थी, यानी एओ ही उसकी पहली रियल किस थी। बाद में एओ और ताकुमी लाइब्रेरी में फिर मिलते हैं। दोनों एक शांत जगह पर जाकर दिल की बातें करते हैं। एओ शर्माते हुए कबूल करती है कि उसका भी ये पहला किस था। उसे डर था कि अगर ताकुमी को पता चला कि वो इतनी इनएक्सपीरियंस्ड है तो शायद वो उसे पसंद करना बंद कर देगा, लेकिन ताकुमी भी शर्माते हुए बताता है कि एओ ही उसकी पहली किस थी। यह सुनकर दोनों के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ताकुमी मजाकिया अंदाज में एओ को एक और किस कर देता है। अब एओ को समझ आ जाता है कि शायद उसके लिए पढ़ाई पर ध्यान देना पहले जैसा आसान नहीं रहने वाला।